पैकेट्स है। जी बेटा, आवाज आ रही है? काइंडली कंफर्म करें। अच्छा जी। अच्छा बेटा, जो भी लेक्चर हुए कल परसों या जो भी दिन, तो उसमें आपका कोई प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले प्रॉब्लम पूछें, ताकि किसी किस्म का कोई डाउट है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं तो टॉपिक हम आज कंप्लीट कर लें। कोई क्वेश्चन हो आपका? ज्यादा नहीं पढ़ाया था मैंने, तबीयत मेरी ठीक नहीं थी तो थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाया है मैंने, बहुत थोड़ा सा। कल भी थोड़ा सा पढ़ाया है, आज भी ज्यादा नहीं पढ़ाना, थोड़ा सा ही। मंडे से इंशाल्लाह हम फिजिकल क्लास स्टार्ट कर देंगे, बस दुआ करें। अच्छा, आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो, वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से रिलेटेड, या पिछले टॉपिक से रिलेटेड एनी क्वेश्चन, या कल जो हमने ये टॉपिक पढ़ा था छोटा सा, वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग स्ट्रेटजीज, इससे रिलेटेड कोई सवाल हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। जी बच्चे, क्लियर है सबको? कोई मसला नहीं? आल्दो मैं रिकॉर्डिंग कर देता हूं तो, लेकिन वो ये है कि लाइव रखने का फायदा है कि आप क्वेश्चन पूछ सकें, तो किसी किस्म का कोई भी डाउट हो, वो जो उस दिन मैंने आपको टेस्ट के तौर पे क्वेश्चन दिया था, उसको मैंने सॉल्व करवाया था, वो भी क्लियर हो गया था। ऑप्शंस में मसला था, कुछ बच्चे कह रहे थे। वो सवाल इतना लेंथी आना नहीं है बस, लेकिन ये है कि वो प्रैक्टिस करना, जरा ये है कि इस तरह का एक सवाल जो है ना लेंथी सा करके आपका एतमाद बहाल हो जाएगा बस। फॉर द सेक ऑफ इम्प्रूविंग कॉन्फिडेंस हमने वो इतना लेंथी क्वेश्चन किया था। अच्छा, आते हैं जरा हम आज, हमारी आज की भी डिस्कशन को बहुत ज्यादा टेक्निकल भी नहीं है और लेंथी भी नहीं है, और हमारे चैप्टर की वाइंडिंग अप भी है। जी जनाब। अच्छा, हमने आज जो टॉपिक पढ़ना है वो ये है कि अगर आपको वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करना आ जाए, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कहते हैं उसको, या इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करना अगर वो आपसे कहे कि कैलकुलेट करें, इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल, तो मैंने पहले लेक्चर में ही डिस्कस कर दिया था। अगर आपको याद हो तो ये टेबल सा एक हमने डिस्कस किया था, ये वाला, कि अगर वो हमसे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट या इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल मांगे, तो हमने करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज को माइनस करना है। फॉर एग्जांपल, अगर ट्रेडिंग बिजनेस है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। अब आपको पता है ट्रेडिंग बिजनेस जो होता है उसमें करंट एसेट्स में इन्वेंट्री एक ही होती है,
फिनिश गुड्स की। बाकी रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, कैश, बैंक ओवरड्राफ्ट, ट्रेड पेबल्स एंड अदर करंट लाइबिलिटीज। तो ये करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज करके जो आपका जवाब आएगा, इस जवाब को हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट या इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल। अब बच्चे कहते हैं सर ये तो बहुत आसान है, कोई टेक्निकल चीज नहीं है। अगर तो ये ट्रेडिंग बिजनेस का है, अगर ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का है, तो ये इन्वेंट्री तीन तरह की हो जाएगी, मटेरियल इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। बाकी ये सब कुछ ऐसे ही रहेगा। असल में मसला ये है बेटा कि उसने ये जो इन्वेंट्री की फिगर्स है ये नहीं दी होगी, रिसीवेबल की फिगर्स नहीं दी होगी। मैंने आपको डेटर डेज का या रिसीवेबल डेज का फॉर्मूला करवाया है। जी क्या फॉर्मूला है? अगर आपको याद हो, डेटर डेज का ट्रेडिंग बिजनेस में या मैन्युफैक्चरिंग में डेटर डेज या अकाउंट रिसीवेबल का फॉर्मूला है डेटर्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स इनटू 365 डेज। हमने ये फॉर्मूला किया था डेटर डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल इनटू 365। अब पता क्या होगा बेटा, अब आपको क्वेश्चन में डेटर डेज दिए होंगे, क्रेडिट सेल दी होगी, आपने डेटर फाइंड आउट करने होंगे। अगर मैं आपसे कहूं मुझे डेटर फाइंड आउट करके बताएं इसी फॉर्मूले को रीअरेंज करके, तो डेटर डेज के फॉर्मूले को रीअरेंज करके अगर डेटर निकालने पड़े तो ये फॉर्मूले की शेप कुछ इस तरह बनेगी कि क्रेडिट सेल जो यहाँ डिवाइड हो रहा है वो दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये फॉर्मूला बनेगा। बस ये पॉइंट है। यानी आपको ये जो वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट निकालनी होगी, इसके लिए अब आपको जो डेटर डेज, क्रेडिटर डेज, इन्वेंट्री डेज हैं वो दिए होंगे और आपने उन्हीं के फॉर्मूले को रीअरेंज करके निकालना है। ठीक है, समझ आती है? अच्छा, तो डेटर्स को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्रेडिट सेल इनटू डेटर डेज डिवाइडेड बाय 365 करना पड़ेगा। इसी तरह मतलब ये जो रिसीवेबल्स हैं या डेटर्स हैं, इसको निकालने का फॉर्मूला फिर क्या होगा, क्रेडिट सेल, मैं इधर लिख रहा हूँ फॉर्मूला, इनटू रिसीवेबल डेज डिवाइडेड बाय 365। अच्छा, फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री के डेज निकालने का फॉर्मूला हमारा था, मैं जानबूझ के फॉर्मूले लिख रहा हूँ, हमारा
फिनिश गुड्स के इन्वेंट्री डेज निकालने का फॉर्मूला था फिनिश गुड्स इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स इनटू 365 डेज। अब अगर आपको ये चीजें दी हो और ये निकालनी हो आपने, तो फॉर्मूला रीअरेंज होकर क्या बनेगा? जी को बच्चा बताए क्या फॉर्मूला बनेगा? हाँ जी बेटा, क्या फॉर्मूला बनेगा अगर आपने इन्वेंट्री निकालनी हो? तो रीअरेंज होकर ये फॉर्मूला क्या बनेगा? जी ऐसे ही है, ठीक है, शाबाश। तो अगर आपने फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी है डेज की मदद से, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स मल्टीप्लाइड बाय फिनिश गुड्स के इन्वेंट्री डेज डिवाइडेड बाय 365 डेज। ले जी, ये फॉर्मूला हम ऊपर कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे कि अगर फिनिश गुड्स इन्वेंट्री निकालनी हो तो कॉस्ट ऑफ सेल्स इनटू फिनिश गुड्स के इन्वेंट्री डे डिवाइडेड बाय 365 डेज। इसी तरह ये डाटा गिवन होगा पेबल्स में, ऐसे ही है, क्रेडिट परचेज इनटू पेबल डेज बनेगा डिवाइडेड बाय 365। लें जी, तो ये आपने असल में जो रेशोज हैं उनकी मदद से आपने कैलकुलेशन कर लेनी है। जब आपने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए करना है अगर इसको, तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा। अभी ये जो फॉर्मेट मैंने लिखा है ये ट्रेडिंग बिजनेस के लिए है। तो वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट या वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए निकालनी हो, तो करंट एसेट्स करंट एसेट्स में हमारे पास तीन तरह की इन्वेंट्री होगी। मटेरियल की इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री, अकाउंट्स रिसीवेबल या डेटर्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, कैश, ये करंट एसेट्स हैं, और माइनस करंट लायबिलिटीज। अच्छा, करंट लायबिलिटीज में यहाँ पे जो पेबल्स होते हैं वो ट्रेड पेबल्स रॉ मटेरियल के, वो अलहदा होंगे। लेबर कॉस्ट के अलहदा होंगे।
वेरिएबल ओवरहेड्स के अलहदा होंगे ट्रेड पेबल्स, फिक्स्ड ओवरहेड के अलहदा होंगे, और फिक्स्ड ओवरहेड डेप्रिसिएशन के अलावा उसके अलावा सेलिंग और मार्केटिंग कॉस्ट के वो भी पेबल्स अलहदा होंगे। यानी हर तरह के पेबल्स अलहदा होते हैं इसमें मैन्युफैक्चरिंग में। तो ये मैक्सिमम फॉर्मेट है जो मैं बता रहा हूँ। पेबल्स माइनस करने हैं। अगर कोई भी इनमें से सेम टाइम पे पे हो रहे हैं तो उनको इकट्ठा कर देते हैं उन तमाम पेबल्स को। तो ये माइनस करके अगर कोई बैंक ओवरड्राफ्ट है या कोई अदर करंट लाइबिलिटीज है वो माइनस करके ये हमारा आंसर आ जाएगा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ले जी। अब बच्चे ये सवाल पूछते हैं कि सर इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, तो वही तरीका है जो आपने ऑपरेटिंग साइकिल में फॉर्मूले पढ़े थे ना, उन्हीं को रिवर्स करना है। जैसे मटेरियल इन्वेंट्री डेज का फॉर्मूला था, मटेरियल इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड इनटू 365 डेज। तो ये रीअरेंज होकर बनेगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड इनटू मटेरियल के इन्वेंट्री डेज डिवाइडेड बाय 365। वर्क इन प्रोसेस में था प्रोडक्शन कॉस्ट इनटू वर्क इन प्रोसेस के इन्वेंट्री डेज। यानी एक ही पैटर्न है, जो भी कॉस्ट है उससे मल्टीप्लाई कर दें। फिनिश गुड्स में कॉस्ट ऑफ सेल्स इनटू फिनिश गुड्स इन्वेंट्री डेज डिवाइडेड बाय 365। डेटर में सिर्फ आती है क्रेडिट सेल, बाकी हर जगह कॉस्ट आती है। क्रेडिट सेल इनटू डेटर डेज डिवाइडेड बाय 365। ये गिवन होगा, ये भी गिवन होगा। इधर मटेरियल की परचेज कॉस्ट इनटू पेबल डेज डिवाइडेड बाय 365। इसी तरह यहाँ पे होगी लेबर की वेजेस कॉस्ट पेबल डेज डिवाइडेड बाय 3। और पता चल रहा है क्या कर रहा हूँ, ये जो फॉर्मूला था ना डेज का, उसी को रीअरेंज कर रहे हैं। अच्छा, ये सारे पेबल इकट्ठे भी निकल सकते हैं अगर इन सब का टाइम सेम हो। मसलन वो कहता है तमाम पेबल्स को हम 15 दिन बाद देते हैं, तो फिर ये अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, फिर ये 15 दिन के बाद पे होंगे, 15 दिन के हिसाब से पे होंगे। ठीक है, 15 दिन के बाद पे होंगे। फिर आप इन्हें इकट्ठा भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल 9 हमने करनी है।
इसको पढ़े एक दफा आप। और ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की है क्योंकि इसमें मटेरियल वगैरह नजर आ रहा है। तो ये मटेरियल के इन्वेंट्री डेज हैं। ये बहुत लेंथी नहीं है, इतना लेंथी नहीं है ये। उसने आपको सेल्स दी हुई है, मटेरियल कॉस्ट दी हुई है, अदर कॉस्ट दी हुई है, और आपको जो रेशोज दिए हैं, मटेरियल के इन्वेंट्री डेज हैं, रिसीवेबल के डेज हैं, और पेबल डेज हैं। जी जनाब। तो ये पेबल्स का मतलब है मटेरियल के जो पेबल है, ट्रेड पेबल्स मेन। तो आपसे कहता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैलकुलेट कीजिए। तो पहले फॉर्वर्ड बना ले। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट मिलियंस में। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। हमारे पास इस क्वेश्चन में जो करंट एसेट्स नजर आएंगे, एक मटेरियल की इन्वेंट्री होगी और एक रिसीवेबल्स होंगे बस। माइनस करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स होंगे। जी बेटा। अब ये जो मटेरियल की कॉस्ट दी हुई है, ये मटेरियल की यूज्ड कॉस्ट भी है और परचेज कॉस्ट भी है। तो मटेरियल इन्वेंट्री निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड, हाँ जी, कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड मल्टीप्लाइड बाय इन्वेंट्री डेज डिवाइडेड बाय 365 डेज। रिसीवेबल्स के लिए हम एज्यूम करेंगे ये सेल क्रेडिट पे है, 10 मिलियन। 60 डिवाइडेड बाय 365 डेज। और पेबल्स एज्यूम करेंगे मटेरियल के हैं। बाकी अगर आप एज्यूम करते हैं नहीं ये मटेरियल और अदर कॉस्ट दोनों के हैं, तो 8 मिलियन भी ले सकते हैं। वैसे साइलेंट हो तो हम मटेरियल के पेबल एज्यूम करते हैं ज्यादातर। ले जी। तो करंट एसेट्स में मटेरियल इन्वेंट्री प्लस रिसीवेबल और माइनस पेएबल। बताएं जी मटेरियल इन्वेंट्री कितनी अमाउंट आती है। मटेरियल इन्वेंट्री की क्या अमाउंट आती है। जी, मैं अगर इसको चले मिलियंस में नहीं लिखता, तो ये आती है 493151। हाँ जी।
493151 और वो आती है 10 million into 60 divided by 365. 384. $657 $535 minus current liabilities 6 million into 40 divided by 365. $657,534 क्या आंसर आता है? ये तो जीरो आ गया मेरा ख्याल है। हाँ 1643836। हाँ ये मैंने गलत लिख दिया। 1643836। 2136987। 1479453। जी बेटा, ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट या इन्वेस्टमेंट आ गई। ये फिगर गलत लिखी थी हमने, तो करेक्ट कर ली, बस ठीक है। एग्जाम्पल 10 पर आए। करें जी, ये खुद करें आप। एग्जाम्पल 10। एग्जाम्पल 10 खुद करें, अभी करें जल्दी से। फिर हमने एग्जाम्पल 11 करनी है और टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम्पल 10 करें जल्दी से, आप लोग खुद करें। जी बेटा, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो करंट ईयर की, जो रीसेंट ईयर है वो तो आ जाएगी सिंपल। इन सब का टोटल करें और इसको माइनस करें। ग्यारह बीस शायद है जी। 1120। अच्छा, ये 2020 का है। 2021 का वर्किंग कैपिटल अगर मैंने निकालना हो, 2021, तो उसने कहा कि इन्वेंट्री का बैलेंस 20% इंक्रीज करेगा।
तो इसको 20% इंक्रीज करें तो 480 हो जाएगा। रिसीवेबल 25% इंक्रीज करेंगे, हाँ जी, रिसीवेबल 25% इंक्रीज करेंगे, 625। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में से 30% बेच दी जाएंगी, तो बाकी 70% रह जाएंगी। और बैंक बैलेंस जो कैशड बैंक है वो सेम रहेगा। तो 14,15,000। ट्रेड पेबल्स कहता है 10। और बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो पूरी तरह से यूटिलाइज है, अगले साल इसकी लिमिट रिवाइज होके 1.5 लाख पे हो जाएगी। तो 150 माइनस 88, तो 11,17,000 ये अगले साल का वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है। और उसने कहा है जी एनुअल कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग भी बताएं कि वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करने की कॉस्ट क्या है। तो ये जितना वर्किंग कैपिटल होता है इसका मतलब होता है आपको एक्सटर्नली ये पैसे कहीं से अरेंज करने हैं। तो है और अगले साल जो है वो 18% है। तो ये फाइनेंस कॉस्ट ऑफ द वर्किंग कैपिटल निकल आएगी। जी 211,860 ये आपकी कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग आ गई। ठीक है बेटा, चले, ये हमारा आसान से एग्जांपल थी। अब हम ये एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन करने लगे हैं 2022 का। स्प्रिंग 2022 का बेटा, ये क्वेश्चन नंबर है 8 वर्किंग कैपिटल के टॉपिक पे। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखें तो वो कहता है कैश ऑपरेटिंग साइकिल निकालें अगले साल का, उसके अलावा सीएफओ का कोई पॉइंट ऑफ व्यू है उसको वैलिडेट करें कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पर क्या इम्पैक्ट आएगा अगर कंपनी इंडस्ट्री एवरेज को फॉलो ना करे और अगर कंपनी इंडस्ट्री एवरेज को फॉलो करे। उसके अलावा आपने कोई से 2 एक्शंस बताने हैं जिससे आपका ऑपरेटिंग साइकिल की लेंथ कम होगी, और उन दोनों एक्शन के रिस्क भी बताने हैं 2 कि उसकी वजह से आपके इदारे को क्या रिस्क फेस करने पड़ सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके नोट्स में एंड पे अटैच होगा। एंड पे, एंड पे पास्ट पेपर अटैच है ना, तो अपने नोट्स के एंड पर आए। तो 2022 के पेपर का 8वां सवाल है, ये चेक कर लें, मिला है सबको? पेज नंबर मुझे भी बता दे। अच्छा जी, पेज 405 है। तो क्वेश्चन में वो कहता है Decor लिमिटेड इज इंगेज इन सेलिंग होम डेकोरेशन आइटम। जी ये ट्रेडिंग बिजनेस है, ये घर में जो डेकोरेशन की चीजें होते हैं वो बेचते हैं।
अच्छा, कंपनी ने आपको ये रीसेंट ईयर का डेटा दिया है। एवरेज इन्वेंट्री दी हुई है 6 मिलियन, डेटर है, क्रेडिटर है, सेल है, कॉस्ट ऑफ सेल है। कहता है मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड ओवर इंक्रीजिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट दैट इज सेंट्रली मैनेज थ्रू बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है जिसकी वजह से उन्हें बैंक ओवरड्राफ्ट भी ज्यादा लेना पड़ रहा है। एज पर द अरेंजमेंट कंपनी की जो ओवरड्राफ्ट की लिमिट है, मैक्सिमम ओवरड्राफ्ट जो कंपनी ले सकती है वो 10 मिलियन का है। लिमिट का मतलब होता है मैक्सिमम कंपनी कितना ओवरड्राफ्ट ले सकती है। नेक्स्ट ईयर, हमने सवाल नेक्स्ट ईयर के लिए करना है, ये लिखा हुआ। नेक्स्ट ईयर में वो कहता है कंपनी की सेल और कॉस्ट ऑफ सेल में 25% और 15% का इंक्रीज आएगा, जिसकी वजह से कंपनी की जो इन्वेंट्री है, एवरेज इन्वेंट्री, वो 30% बढ़ेगी। यानी ये पिछले साल की इन्वेंट्री थी, इसमें 30% का इंक्रीज आना है। डेटर में 20% का इंक्रीज है और क्रेडिटर्स में 10% का, सेल में 25% का, कॉस्ट ऑफ सेल्स में 15% का। आपसे कहता है जी इस इदारे का ऑपरेटिंग साइकिल निकालें अगले साल का। ये पैराग्राफ बी पार्ट के लिए दिया हुआ है। बी, सीएफओ वाली बात। द सीएफओ ऑफ द कंपनी इज ऑफ द व्यू दैट company would not be able to manage its working capital requirement within the bank overdraft limit for the next year। अगले साल की जो लिमिट है उसके अंदर वो कहता है हम मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो उसने सजेस्ट किया है, ही हैज सजेस्टेड दैट कंपनी शुड टेक सर्टेन एक्शंस। वो चाह रहा है कुछ ऐसे एक्शन लिए जाएं जिससे हमारी कंपनी की रेशियो इंडस्ट्री की बाकी कंपनीज के बराबर आ जाए। तो ये इंडस्ट्री एवरेज का मतलब ये रेशो हमारी कंपनी की नहीं है, इंडस्ट्री की बाकी कंपनीज के मुताबिक आ जाएंगी। तो इंडस्ट्री की बाकी कंपनीज में इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड 50 दिन है, डेटर का कलेक्शन पीरियड 45 दिन है, क्रेडिटर का पेमेंट पीरियड 30 दिन है और साल में 360 दिन है। तो अब आपने जो इसका पार्ट ए सॉल्व करना है, सिंपल सा ट्रेडिंग बिजनेस का सवाल है। कैश ऑपरेटिंग साइकिल फॉर नेक्स्ट ईयर निकालना है। जी, कैश ऑपरेटिंग साइकिल फॉर नेक्स्ट ईयर। इन्वेंट्री डेज या इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड प्लस डेटर्स का कलेक्शन पीरियड माइनस ट्रेड क्रेडिटर्स का पेमेंट पीरियड। तो ये अगले साल का ऑपरेटिंग साइकिल निकल आएगा। तो ऑपरेटिंग साइकिल का फॉर्मूला, अच्छा, इन्वेंट्री पीरियड के लिए एवरेज इन्वेंट्री में 30% का इंक्रीज है, तो 6 मिलियन इंटू 30% इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स। 35 मिलियन की कॉस्ट ऑफ सेल्स है, उसमें 15% का इंक्रीज है, इनटू 365 डेज। इसी तरह डेटर्स,
एवरेज डेटर्स 20% बढ़ेंगे। अगले साल डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल 50,000, 50 मिलियन। सेल में 25% का इंक्रीज है। जी बेटा, इसी किस्म की कोई एम्बिगुइटी, ये पास्ट पेपर का सवाल है 2022 का, अब आप देख लें। उसने पिछले साल का डेटा दिया है और आपने चेंज करके अगले साल का ऑपरेटिंग साइकिल निकालना है। जी, इसके लिए परचेज कॉस्ट होती है, अगर परचेज कॉस्ट ना हो तो कॉस्ट ऑफ सेल ले लेते हैं। जी, एज्यूम ना बना दिया हो तो हमने एज्यूम किया है क्रेडिट सेल। अच्छा जी, अगर परचेज कॉस्ट ना दी हो तो एज्यूम करते हैं कि ये कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर सारी परचेज कॉस्ट ही छुपी है और क्रेडिट परचेज कॉस्ट। तो ट्रेड पेबल्स या ट्रेड क्रेडिटर्स, उनमें 10% का इंक्रीज है। ट्रेड क्रेडिटर डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेज ना हो तो कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर ट्रेडिंग बिजनेस में परचेज कॉस्ट ही छुपी होती है। हाँ जी, सेल और परचेज दोनों अगर ना बताई हो तो हम क्रेडिट एज्यूम करेंगे। ले जी, तो ये जो जवाब आएगा ये आपके बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल फॉर द नेक्स्ट ईयर आ जाएगा। जी बेटा। बताएं जी, क्या आंसर आता है पहला? जी, पहला आंसर आता है 70.73 डेज जी। नेक्स्ट बताएं क्या आंसर है? 52.56 डेज। और तीसरा क्या आंसर है? 37.9 डेज। तो प्लस माइनस करें। 85.39 डेज। ऐसे ही है। अच्छा, अब जो पार्ट बी है उसमें वो कहता है कि सीएफओ का पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमारा ही जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है ना, वो ओवरड्राफ्ट लिमिट के अंदर नहीं होगी अगले साल।
तो आपने इस चीज को वैलिडेट करना है या वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है कि इस कंपनी की अगले साल की जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, अगले साल की जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो बैंक ओवरड्राफ्ट की लिमिट के अंदर होगी या नहीं होगी। ओवरड्राफ्ट की लिमिट जो है वो 10 मिलियन है। तो अब आपने 10 मिलियन को वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट से कंपेयर करना है। ठीक है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट से कंपेयर करना है। तो बी रिक्वायरमेंट में हमने क्या निकालना है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ नेक्स्ट ईयर। अच्छा, अब वो 2 दफा निकालनी है। एक दफा तो हमारी कंपनी का वो जो डाटा है इसके मुताबिक ये बढ़ा के, और एक दफा ये जो इंडस्ट्री की रेशियोज दी हुई हैं इसके मुताबिक। 2 दफा निकालना है। एक दफा अगर हम इंडस्ट्री की रेशियो फॉलो ना करें बल्कि अपनी कंपनी का अगले साल का डाटा फॉलो करें। जी जनाब, रुपीज इन थाउजेंड। तो अपनी कंपनी का ही अगले साल का डाटा अगर फॉलो करें तो डोंट फॉलो इंडस्ट्री एवरेज। अगर हम इंडस्ट्री की एवरेजेस को फॉलो ना करें तो हमारे पास ये जो पिछले साल की फिगर्स हैं इन्हीं को इंक्रीज कर ले, बस आ जाएगा आपके पास जवाब। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स हाँ जी, इन्वेंट्री या एवरेज इन्वेंट्री प्लस डेटर्स और माइनस करंट लाइबिलिटीज। क्रेडिटर्स। तो ये हमने भाई कैलकुलेशन कर ली हुई थी ऊपर आके जो। तो 7800 डेटर को 20% बढ़ाया था, तो ये मेरा ख्याल है 9000 आता है। और 3800 को 10%, 4180। तो ये हमारी अगले साल की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आ जाएगी। जी, कितनी आती है जरा निकाले। तो 12620। ये ओवरड्राफ्ट की जितनी हमारी लिमिट है ना, ये उस लिमिट से ज्यादा आ रही है देखें। यानी अगर ये कंपनी इंडस्ट्री की एवरेज को फॉलो ना करे तो कंपनी वाकई सीएफओ के कहने के मुताबिक ओवरड्राफ्ट की लिमिट से ऊपर जाके पैसे इकट्ठे करेगी। और अगर हम इंडस्ट्री एवरेज को फॉलो करें
तो अब आपको दोबारा कैलकुलेशन करनी है, लेकिन अब आपको इन रेशियोज के मुताबिक करनी है, डेज की मदद से। तो दोबारा अगले साल का वर्किंग कैपिटल निकालना है, लेकिन अब आपको वो रेशियोज का ख्याल रखना है। करंट एसेट्स, इन्वेंट्री, डेटर्स और माइनस करंट लायबिलिटीज में ट्रेड क्रेडिटर्स। जी जनाब, मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ था, ये देखें जी, ऊपर फॉर्मूला लिखा था हमने कि कॉस्ट ऑफ सेल इनटू इन्वेंट्री डेज, रिसीवेबल में क्रेडिट सेल इनटू डेटर डेज। तो लिखेंगे जी, कॉस्ट ऑफ सेल्स, जी कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी थी, 35 मिलियन थी, लेकिन ये तो पिछले साल की थी। हाँ जी, इसको इंक्रीज करेंगे इनटू इन्वेंट्री डेज एज पर द इंडस्ट्री एवरेजेस। लें, तो अब ये इन्वेंट्री की अमाउंट निकल आएगी, रुपीज इन थाउजेंड कर ले। जी 35,000, 1.15 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 365, तो अप्रोक्सीमेटली आंसर आता है 5514, राउंड करके। जी डेटर्स, 50,000 की सेल थी पिछले साल की, 25% इजाफा करें और इनटू डेटर डेज जो इंडस्ट्री के मुताबिक है 45 है। जी बेटा, 7705। जी ट्रेड क्रेडिटर्स, बेटा ये डेटर आपको दोबारा निकालने पड़ेंगे इन डेज की मदद से। हमारी अपनी कंपनी के डेटर नहीं इस्तेमाल होंगे, हमने अपनी कंपनी की अगले साल की सेल लेनी है और इंडस्ट्री की रेशियोज इस्तेमाल करनी है। अपनी कंपनी की कॉस्ट ऑफ सेल लेनी है अगले साल की, और इंडस्ट्री की रेशियोज के मुताबिक हमने देखना है कि हमारे क्रेडिटर कितने होंगे। 30 डेज अगर इंडस्ट्री की रेशियो हो। सवाल का थीम समझें, सवाल ये नहीं है कि आप अपने डेटर को चेंज कर रहे हैं, आप अपनी सेल और कॉस्ट ऑफ सेल और इंडस्ट्री की रेशियोज की बेस पे डेटर शेटर निकाल रहे हैं। अगर हम इंडस्ट्री की एवरेजेस को फॉलो करें तो फिर हमारे जो डेटर क्रेडिटर और वो आएंगे, वो ये होंगे, और हमारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का नया जवाब आएगा। हाँ जी, 9911 बिल्कुल। यानी अगर हमारी कंपनी
इंडस्ट्री में मौजूद रेशोज डेटर डेज क्रेडिटर डेज को फॉलो करे तो अगले साल हमारी कंपनी वाकई अपनी ओवरड्राफ्ट की लिमिट में होगी। ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है बगैर इंडस्ट्री की रेशोज को फॉलो किए हुए, और ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है अगर हम इंडस्ट्री की डेटर क्रेडिटर डेज वाली रेशो को अडॉप्ट कर ले, उनको फॉलो कर ले। हमने अभी अपनी जी बेटा, तो अगर आप इंडस्ट्री की रेशियोज को फॉलो करें तो वाकई आप वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए जो पैसा बैंक से लेंगे ओवरड्राफ्ट में, वो उसके अंदर मैनेज हो जाएगा। अब आपको इसका मतलब है अपने इदारे की इन्वेंट्री को कम करना है। ये देखिए ना, यहाँ 7,800 है, यहाँ 5,514 की है। डेटर को हमें कम करना है अपने इदारे के, और क्रेडिटर को भी कम करना है। तो इन्वेंट्री को कम करना है, डेटर को कम करना है, और क्रेडिटर को कम करना है। ये देखें यहाँ पे इसके मुताबिक। तो इन्वेंट्री को कम करने का क्या रिस्क होगा, उसने ये पूछा हुआ था 3 नंबर के लिए कि आप कोई से 2 एक्शंस बताएं, और उन 2 एक्शन को लेने से हमारे इदारे को क्या 2 रिस्क होंगे। तो बेटा सबसे पहला एक्शन ये है, हाँ जी, पहला एक्शन ये है कि इदारा अपनी इन्वेंट्री को रिड्यूस करे। रिड्यूस द लेवल ऑफ एवरेज इन्वेंट्री। अगर हमारी कंपनी अपनी इन्वेंट्री के बैलेंस को कम कर ले तो हम फिर अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को ओवरड्राफ्ट के अंदर मैनेज कर सकते हैं। लेकिन इन्वेंट्री कम करने से नुकसान ये होता है कि हमारी कंपनी स्टॉक आउट हो सकती है। स्टॉक आउट, स्टॉक आउट का मतलब होता है वी विल बी अनएबल टू मीट द अनएक्सपेक्टेड कस्टमर डिमांड। हमारी कंपनी कस्टमर्स की अनएक्सपेक्टेड डिमांड को केटर नहीं कर पाएगी, ये रिस्क है। इसी तरह डेटर को कम करना कर लें, डेटर्स, तो डेटर्स को कम कर लें अगर आप, तो डेटर को कम करने का मतलब होता है कि डेटर से जल्दी पैसे कलेक्ट कर लें। तो जब आप डेटर से जल्दी पैसे कलेक्ट करेंगे तो आप अपने कुछ क्रेडिट कस्टमर को लूज कर देंगे। यानी हमारी सेल में जितना हम 25% का इजाफा सोचे बैठे हैं, वो इजाफे की शायद वजह यही हो कि हम इंडस्ट्री की बाकी कंपनीज के मुकाबले में लीनियंट हैं। हम अपने कस्टमर से टाइमली कलेक्शन करने में थोड़े सुस्त हैं। तो ये चीज कस्टमर की फेवर में जाती है, हमारे इदारे की फेवर में नहीं है। इसका नुकसान क्या होगा कि आपको अपनी कंपनी की सेम लेवल ऑफ सेल वॉल्यूम अचीव करने के लिए, सेल वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए या तो प्राइस कम करनी पड़ेगी, और अगर आपने प्राइस कम ना की तो आपका सेल वॉल्यूम जो है, वो जो 25% की इंक्रीज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो सेल वॉल्यूम में डिक्लाइन आ जाएगा ड्यू टू लॉस ऑफ सम कस्टमर्स। ये दूसरा तरीका है जिससे हम ये ये देख लें, 1000 है तो इसका मतलब है हमें कम करना पड़ेगा, इसको भी कम करना पड़ेगा। लेकिन जब आप इसको कम करेंगे तो उसका कोई ना कोई रिस्क है, कोई ना कोई उसके साथ प्रॉब्लम है, कोई ना कोई डाउट है। जी, तीसरा आपको अपने सप्लायर्स की पेमेंट को डिले करना पड़ेगा। आपको सप्लायर की पेमेंट को डिले करना पड़ेगा। तो डिले करने से आपकी क्रेडिट रेटिंग लूज होगी, क्रेडिट रेटिंग वीक होगी। उसके अलावा सप्लायर आपको जो डिस्काउंट ऑफर कर सकता था, आप डिस्काउंट लूज करेंगे, या वो आपको जो प्राइस चार्ज करेगा, हाई प्राइसेस चार्ज करने का भी रिस्क है।
क्योंकि आप सप्लायर की पेमेंट को डिले कर रहे हैं ताकि वो पैसे अपने बिजनेस में यूज कर सकें। तो ये 3 एक्शंस आप ले सकते हैं। 3 नंबर का ही उसने कहा है, लेकिन वैसे उसने 2 मांगे थे, तो साफ सी बात है 2 एक्शंस और उनका रिस्क बताना है। और रिस्क इस तरह नहीं लिखना, प्रॉपर जस्टिफाई करना है। तो आंसर इसका पढ़ लीजिएगा, आंसर भी अटैच है नोट्स में। क्वेश्चन में किसी किस्म की कोई 2 नंबरी नहीं है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इशू नहीं है। ऑपरेटिंग साइकिल भी आ गया और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी आ गई। बस मुकम्मल हो गया हमारा चैप्टर। अब अगर कोई नोट्स में कोई सवाल रह गए हैं तो वो फिर आपने खुद करने हैं। जी बेटा, कोई सवाल हो आपका? आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो जवानों? चलो बस ठीक है फिर। ओके फिर, अल्लाह हाफिज।